हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में व्यवहारवाद के बारे में डिस्कस किया था और उसी का जो अगला चरण है वो है उत्तर व्यवहारवाद। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वो, जैसे हम सब जानते हैं कि राजनीति सिद्धांत में सबसे पहले परंपरावाद आया, उसके बाद व्यवहारवाद आया और व्यवहारवाद के बाद अगला चरण जो है वो उत्तर व्यवहारवाद के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि परंपरावाद में मूल्यों पर बल दिया जाता है और जाता था, और व्यवहारवाद में तथ्यों पर बल दिया जाता था। और जो उत्तर व्यवहारवाद है उसमें मूल्य और तथ्य दोनों का जो है समन्वय कर दिया गया, यानी कि दोनों को मिला करके एक सुधार आंदोलन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद को देखा जाता है। तो हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन है। यह व्यवहारवाद का विरोधी नहीं है, अर्थात व्यवहारवाद के प्रति विरुद्ध एक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन है, व्यवहारवाद का विरोधी नहीं है और व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है उसमें तथ्य वैज्ञानिकता को मौलिक रूप से अपनाता है ये, ठीक है, जबकि व्यवहारवाद मौलिकता की अवहेलना करता है। जैसा कि दरीदा कहते हैं कि इसने मौलिकता की अवहेलना कर दी है, मौलिकता को तो परे ही रख दिया है। तो इस तरीके से जबकि उत्तर व्यवहारवाद तथ्य वैज्ञानिकता को मौलिकता के रूप में अपनाता है, लेकिन इसमें जो है मूल्यों का भी समावेश कर देता है। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य का समन्वय कर देता है। ओके, अब हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख नारे। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख नारे कौन से हैं। तो है, पहला है क्रम और दूसरा है प्रासंगिकता। क्रम और प्रासंगिकता। तो यहाँ क्रम का अभिप्राय क्या है? तो क्रम का अभिप्राय है ज्ञान का संचय करना जिसका क्रियान्वयन हो सके, यानी कि ऐसे ज्ञान का संचय करना जिसको हम क्रियान्वित कर सके। और प्रासंगिकता का अभिप्राय यहाँ पर है ज्ञान किया ऐसा होना चाहिए जिसका सामाजिक विकास में प्रयोग हो सके। यदि दूसरे शब्दों में हम इसको कहें तो प्रासंगिकता की संहिता यानी कोड ऑफ रेलेवेंस पर यह बल देता है। ओके, तो कर्म का यहाँ तात्पर्य क्या है? कर्म का यहाँ तात्पर्य है ज्ञान का संचय करना, ऐसे ज्ञान का संचय करना जिसका क्रियान्वयन हो सके। और प्रासंगिकता का तात्पर्य है सामाजिक विकास में प्रयोग हो सके इसका, और मतलब ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसका सामाजिक विकास में प्रयोग हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर व्यवहारवादी जो है वो प्रासंगिकता की संहिता यानी कोड ऑफ रेलेवेंस पर बल देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद के उद्भव के कारण। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है ये व्यवहारवादियों के द्वारा अत्यधिक तकनीक का प्रयोग करना, ये उत्तर व्यवहारवाद के उद्भव के कारण, जैसा व्यवहारवाद के उद्भव के कारण भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो वैसे ही हम उत्तर व्यवहारवाद क्यों दिखाई दिया, क्यों आया, तो इसके कारण हम देखते हैं। एक तो व्यवहारवादी जो हैं वो बहुत अधिक तकनीक तथ्य पर बल देते थे, तो इस कारण से अस्तित्व में आया। दूसरा, व्यवहारवादियों के द्वारा मूल्यों की उपेक्षा की गई थी, इसीलिए हमें उत्तर व्यवहारवाद का उद्भव हुआ। और थर्ड है इसका जो नव परंपरावादी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एम सिबली, एरिक वोगलिन, बर्ट्रैंड जुनेल, ठीक है, और क्या वो मैट लैंड, ठीक है, और लियो स्ट्रास और सिबली, हन्ना अरेंड, ये इन सब के द्वारा व्यवहारवाद की आलोचना की गई थी। तो इस कारण से जो है वो उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। अब हम बात करते हैं जो माइकल हेस हैं उनके द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति और उत्तर व्यवहारवाद। तो उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति क्या थी? जैसा कि हम देखते हैं उन्होंने जो परंपरागत है, जो परंपरावाद था उसको मतलब वाद कहा है, और परंपरावाद में किस पे बल दिया जाता था? मूल्यों पर। और उसके बाद प्रतिवाद के रूप में क्या आया? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद में किस पर बल दिया जाता था? तो तथ्य पर।
और उसके बाद संवाद के रूप में जो अगला प्रतिवाद के बाद जो अगला चरण आया वो संवाद आया। और संवाद में उत्तर व्यवहारवाद, और उत्तर व्यवहारवाद ने क्या किया, मूल्य यानी कि वाद और प्रतिवाद का समन्वय कर दिया, यानी मूल्य और तथ्य को एक करके उनका समन्वय कर दिया। तो वही संवाद का चरण जो है वो उत्तर व्यवहारवाद के रूप में हमें देखने को मिला। तो ये माइकल हेस के द्वारा द्वंदात्मक पद्धति जो है वो बताई गई है, वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में, जैसे परंपरागत, फिर व्यवहारवाद, फिर उत्तर व्यवहारवाद। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का अगला चरण है परंपरागत की पुनरावृत्ति नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे नव परंपरावाद है वो जो परंपरावाद है उसकी पुनरावृत्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है वो परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, वो व्यवहारवाद का अगला चरण है। यानी कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में उत्तर व्यवहारवाद को देखा जाता है, और उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्य और तथ्य का समन्वय कर दिया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं उद्भव कब हुई थी, यानी इसकी घोषणा कब हुई थी। तो 2 से 6 सितंबर 1969 के अप्सा के जो 65वां जो अधिवेशन हुआ था। अप्सा जैसे मैंने आपको बताया था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जो हम लोगों ने व्यवहारवाद के विकास क्रम में देखा था। 1903 में इसकी स्थापना होती है, और वहीं पर डेविड स्टन ने भाषण दिया था, और भाषण में उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा करते हुए कहा था कि हमारा कर्तव्य है कि हम पुनर्विचार करें और मूल्यों के महत्व को स्वीकार करें। तो डेविड स्टन के द्वारा क्या कहा गया था कि हमारा कर्तव्य है कि पुनर्विचार करें और मूल्यों के महत्व को स्वीकार करें। यहाँ पर डेविड स्टन के द्वारा देखा गया था कि जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने मूल्यों की अवहेलना की है, मूल्यों को बिल्कुल ही नकार दिया है। सिर्फ वो तथ्य और वैज्ञानिकता, मानव व्यवहार की बात करते हैं, नियमितता की बात करते हैं, सत्यापन की बात करते हैं, तकनीकी अनुरूपण, अनुप्रयोग, शुद्ध विज्ञान बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने देखा और उन्होंने कहा अपने भाषण में कि हमें ये हमारा कर्तव्य है कि हमें पुनर्विचार करें और मूल्यों के महत्व को स्वीकार करें। ओके, तो ये 1969 के जो अप्सा का जो अधिवेशन 65वां अधिवेशन हुआ था उसमें डेविड स्टन के द्वारा कहा गया था। अब हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है इसकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता देखते हैं तकनीक से पूर्वसार या प्रासंगिकता। तो तकनीक से पूर्वसार, सार का यहाँ मतलब है प्रासंगिकता से ही है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें व्यवहारवादी अत्यधिक तकनीक पर बल देते हैं। ठीक है, अत्यधिक तकनीक पर बल देते हैं, इस कारण से उद्देश्य व प्रासंगिकता की भी उपेक्षा कर देते हैं ये। और हमें मूल उद्देश्य और प्रासंगिकता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तकनीक छूट जाती है फिर इससे, है ना। और जहाँ व्यवहारवादियों का कथन था कि अस्पष्ट होना गलत होने से अधिक बुरा है, वहीं पर उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि गलत होना अस्पष्ट होने से अधिक बुरा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यवहारवादी तो कहते हैं कि जहां तुम लोग अस्पष्ट बोलते हो ना वो ज़्यादा बुरा है, वहां गलत ही बोल दो। ठीक है, बोल दो कि नहीं आता। ठीक है, और एक जोड़ तोड़ करके आप एक आंसर देते हो। जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि थोड़ा बहुत जैसा आपको आ रहा है वैसा तो आप प्रेजेंट करो, आप ये मत बोलो कि नो नहीं या गलत है। गलत होना अस्पष्ट होने से अधिक बुरा बताते हैं उत्तर व्यवहारवादी, जबकि अस्पष्ट होना गलत होने से अधिक बुरा बताते हैं उत्तर व्यवहारवादी, और गलत होना अस्पष्ट होने से अधिक बुरा बताते हैं व्यवहारवादी। ठीक है, तो अस्पष्ट को बुरा कौन बताता है? व्यवहारवादी, और गलत को बुरा कौन बताता है? उत्तर व्यवहारवादी। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं यानी तकनीक से पूर्व सारी प्रासंगिकता पर ध्यान देना चाहिए, और इससे जो है हमें अपनी प्रासंगिकता को भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भी अपने मूल्य, कुछ नैतिक आदर्श, इन सबको भूलना नहीं चाहिए। तो ये बात उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं। ये उत्तर व्यवहारवाद की पहली विशेषता है। अब हम नेक्स्ट विशेषता देखते हैं सामाजिक परिवर्तन पर बल।
तो जो सामाजिक परिवर्तन पर बल, जो उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि अत्यधिक तकनीक पर बल देने के कारण जो व्यवहारवाद है उसमें सामाजिक परिवर्तन विरोधी हो गया है और इसीलिए वह नवीन विचारों को महत्व नहीं देते हैं। और जबकि हमें सामाजिक जो परिवर्तन है उनके अनुरूप नए नए विचार जो हैं उनको भी उचित स्थान देना चाहिए। तो इस तरीके से हमें सामाजिक परिवर्तन पर उत्तर व्यवहारवादी बल देते हैं। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं सामाजिक समस्याओं के निदान पर बल। तो जो सामाजिक समस्याओं के निदान पर बोलते हैं कि उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि हमारे शोध और अध्ययन इस प्रकार के होने चाहिए जिससे से अधिक सामाजिक समस्याओं का निदान हो सके और मानव जगत के सामने पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद जैसी कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं तो इसका निदान हो सकेगा। ठीक है, और नेक्स्ट विशेषता देखते हैं मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो जो मूल्य हैं, उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि मूल्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए हमें तथ्य और मूल्य का समन्वय करना चाहिए और हमें जो है तथ्यों को पूर्णतः मतलब जिस प्रकार से व्यवहारवादी तथ्यों को पूर्णतः त्याग देते हैं, उत्तर व्यवहारवादी तथ्यों को पूर्णतः त्यागते नहीं है, वो कहते हैं कि हमें तथ्य और मूल्य का समन्वय करना चाहिए। ठीक है, जबकि व्यवहारवादी मूल्यों को पूर्णतः त्याग देते हैं और वो कहते हैं कि मूल्यों का कोई समावेश नहीं करना चाहिए। और उसी के अपोजिट उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और मूल्य का समन्वय करके कहते हैं कि तथ्यों को मतलब ना तो वो तथ्यों को पूर्णतः त्यागते हैं उत्तर व्यवहारवादी और ना ही मूल्यों को पूर्णतः त्यागते हैं। ओके, तो मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका ये मानते हैं और जबकि व्यवहारवादी तथ्यों की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। और नेक्स्ट विशेषता है बुद्धिजीवियों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका। तो जो बुद्धिजीवी हैं यानी पूर्ण सहभागी अवलोकन की बात करते हैं ये, और ये कहते हैं कि जो राजनीतिक वैज्ञानिकों को अधिक से अधिक सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और इनसे हमें सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों का अधिक से अधिक निदान करवाना चाहिए। और यदि हम समाज की उपेक्षा करेंगे तो कल समाज भी हमारी उपेक्षा करेगा। तो यही बात जो है वो उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा कही गई है, ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अगली विशेषता है कर्म विज्ञान। तो जो कर्म विज्ञान है उसमें हमें चिंतन मनन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें अपने ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग भी करना चाहिए ताकि समाज का अधिक से अधिक विकास हो सके। और हमें कर्म विज्ञान पर बल देना चाहिए जिससे कि समाज का विकास हो सके। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं राजनीति का व्यवसायीकरण। तो राजनीति का व्यवसायीकरण जो है वो देखते हैं कि जैसे हमें राजनीतिक गतिविधियों में व्यवसाय की तरह अपनाना चाहिए क्योंकि इसे अपनी आजीविका का स्रोत बना लेना चाहिए, तभी तो राजनीति विज्ञान में उच्च गुणवत्ता युक्त कार्य जो है वो हो पाएंगे। ये तो हम सब जानते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान में उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए हमें जो है मानवीय समस्याओं का अधिक से अधिक निदान भी हो पाएगा इससे। और समाज के जो राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दो तरीके की ये उस पर बल देता है व्यवसायीकरण पर। एक तो उत्तरदायित्व यानी कि समाज के पुनर्निर्माण का, दूसरा विषय के प्रति दायित्व है। तो एक तो समाज के प्रति दायित्व है और एक विषय के प्रति। तो विषय के प्रति दायित्व जो है उसमें निपुणता और कौशल यानी कार्यकुशलता जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये राजनीति का व्यवसायीकरण करते हैं, तो ये विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने बात की उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता हम लोगों ने देखी तकनीक से पूर्वासार या प्रासंगिकता, दूसरी सामाजिक परिवर्तन पर बल, तीसरा सामाजिक समस्याओं के निदान पर बल, फोर्थ है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, फिफ्थ है बुद्धिजीवियों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका, और सिक्स्थ जो है वो है कर्म विज्ञान, और सेवंथ है राजनीति का व्यवसायीकरण। और अब हम चलते हैं, 7 विशेषताएं हो गई, सातों हमें अच्छे से याद भी हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है उसकी आलोचना कौन करते हैं? तो सबसे पहली आलोचना उसकी जो कठोर व्यवहारवादी जिनको हम जानते हैं हिनजुलाऊ, तो हिनजुलाऊ ने कहा कि ये मूल्यों पर बल देकर इन्होंने वैज्ञानिकता को नष्ट कर दिया है।
तो ये हमें ध्यान रखना है। हिंजुलाओ एक कठोर व्यवहारवादी हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कठोर व्यवहारवादी के रूप में किसे जाना जाता है, तो हिंजुलाओ को जाना जाता है। और इन्होंने कहा कि मूल्यों पर, उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा मूल्यों पर अधिक बल दिया गया है और उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों पर बल देकर वैज्ञानिकता को नष्ट कर दिया है। उसके बाद अमेरिकी मूल्यों की प्रधानता जो है वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए इस आधार पर भी इसकी आलोचना जो है की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट इसकी आलोचना देखते हैं। उत्तर जो प्रत्यक्षवादी हैं, जो उत्तर आधुनिकतावादी, नवमार्क्सवादी, नारीवादी, है ना, तो ये कहते हैं कि वैज्ञानिकता पर भी अधिकता वैज्ञानिक जो अधिकता है उसी पर इसका ज़्यादा बल देता है ये। तो इस तरीके से इसकी आलोचना उत्तर व्यवहारवाद की जाती है। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके महत्व की। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है इसके महत्व की बात करते हैं। तो पहला इसका महत्व है कि इसने तथ्य और मूल्य का समन्वय कर दिया। ये तो हम लोगों ने देखा कि ये परंपरावाद के साथ साथ व्यवहारवाद के साथ साथ दोनों को एक साथ अपनाता है, यानी तथ्य और मूल्य को एक साथ करता है। समष्टिवाद के साथ साथ व्यष्टिवाद को अपनाता है। नैतिकता, आदर्श, मूल्य, तथ्य सबको एक साथ जोड़ देता है और उनका समन्वय करके जो है वो अपना विचार प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से उत्तर व्यवहारवाद दोनों का समन्वय कर देता है, तथ्य और मूल्य का, और राजनीतिक सिद्धांत के पतन संबंधी जो वाद विवाद है, जो बहस है, उसको ये समाप्त कर देता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो महत्व है वो है उत्तर व्यवहारवाद से प्रभावित होकर अर्नेस्ट ब्रेस्ट वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद की धारणा देते हैं। और इसमें कहते हैं कि संदर्भ निश्चित कर मूल्यों का भी वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। यानी जो उत्तर व्यवहारवाद से प्रभावित होकर जो अर्नेस्ट ब्रेस्ट हैं वो वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद की अवधारणा देते हैं, और जिसमें कहा कि जो संदर्भ निश्चित कर मूल्यों का भी वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। और थर्ड है, उत्तर व्यवहारवादी अल्फ्रेड डी ग्रोजिया लिखते हैं कि राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है और इसीलिए इसे राजनीतिक विज्ञान से निकाल देना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अल्फ्रेड डी ग्रोजिया हैं वो लिखते हैं कि राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, इसीलिए इसे राजनीतिक विज्ञान से निकाल देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है इसका महत्व है। और अभी एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, एक फैक्ट है कि राजनीतिक व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी पत्रकार थे एक फ्रैंक कैट ने किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, राजनीतिक व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रैंक कैट के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है वो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डिस्कस किया है। और उत्तर व्यवहारवाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यवहारवाद का अगला चरण है, और व्यवहारवाद के बाद जो है वो हमें देखने को मिला था उत्तर व्यवहारवाद, जिसने तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय किया है। और उन्होंने मतलब नैतिकता, आदर्श, जो मतलब कहने की बात है, जो हमारे जो मतलब दादाजी से लेके और जो आज की युवा पीढ़ी है वो सारी की सारी किससे जुड़ी हुई है, वो किससे जुड़ी हुई है, उत्तर व्यवहारवाद से। यानी उत्तर व्यवहारवाद आज की जनरेशन है, ठीक है। और आज की जनरेशन जो है वो मतलब देखें तो कभी कभी, जैसे वैसे देखें तो ये भी एक शहरी ही है, उत्तर व्यवहारवादी एक शहरी व्यक्ति ही है, लेकिन वो कभी कभी जो है देसी चीज़ों का प्रयोग कर लेता है। यानी कि जैसे पिज़्ज़ा, डोसा, बर्गर सब खाता है वो, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो रात की बनी हुई खिचड़ी भी सुबह दही के साथ खा लेता है। तो वही क्या है, उत्तर व्यवहारवादी। यानी कि है तो वो शहरी, है ना, पहनता तो वो कोट पैंट टाई सूट, है ना, बुलेट पर चलता है, बाल खुले रखता है, कान में लीड लगाता है, ठीक है, और अच्छा सा आईफोन यूज करता है। लेकिन वो कभी कभी जो है वो कुर्ता पजामा भी पहन लेता है, कभी कभी वो जूती भी पहन लेता है, कभी वो स्लीपर भी पहन लेता है। तो कभी कभी वो गांव का भी बन जाता है, यानी कभी कभी वो नैतिकता, आदर्श और मूल्य की भी बात करता है। तो इस तरीके से वो मतलब
परंपरावाद और जो व्यवहारवाद हैं, जो सिर्फ वैज्ञानिकता तथ्य की बात करते हैं, उन दोनों का समन्वय करके जो है वो अपना रहता है। तो इस तरीके से तथ्य और मूल्य का समन्वय जो अपने विचारों में करते हैं, तो वही उत्तर व्यवहारवाद है। और इसका प्रमुख नारा जैसे मैंने आपको बताया कि क्रम और प्रासंगिकता है, जिसमें क्रम ज्ञान का संचय करना है और प्रासंगिकता मतलब ऐसा ज्ञान है जिसका सामाजिक विकास में प्रयोग हो सके। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो क्या करते हैं, प्रासंगिकता की संहिता यानी कोड ऑफ रेलेवेंस पर बल देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर व्यवहारवाद टॉपिक कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में डिस्कस करेंगे। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।